आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये किसका पार्ट है और ये कहाँ से शुरू होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा पावर सिस्टम, कि आखिर पावर सिस्टम क्या है। पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम बोला जाता है कि वैसा सिस्टम जिसमें पावर यानी एनर्जी, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट किया जाता है। वैसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके उसका यूटिलाइज किया जाता है। तब ये जो पूरा सिस्टम बनता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उसका यूटिलाइज करना, यही क्या कहलाता है, पावर सिस्टम। इसी का 3 पार्ट में करके पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट है पावर जनरेशन, पहला पार्ट है पावर जनरेशन। दूसरा है पावर का ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद है तीसरा इसका पार्ट है स्विच एंड गियर। हम लोग 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पावर जनरेशन के बारे में, कि पावर लार्ज अमाउंट में कैसे कैसे जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो विंड पावर प्लांट सबसे कम में जो यूज होता है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट जिसको हाइड्रो पावर प्लांट भी बोला जाता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में जो यूजेबल है वो है कोल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, उसी को बोला जाता है। यानी पावर जनरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर पावर कैसे जनरेट किया जाता है, इसके लिए क्या क्या सोर्सेस हैं और क्या क्या उसके लिए सुविधा है, और कहाँ पे इसको जनरेट करने के लिए कौन से फैक्टर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा पावर जनरेशन में पढ़ना था, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर पावर जनरेशन जहाँ से होता है वहाँ से यूज करने के लिए जो ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन सिंपली ये मीनिंग निकल रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह हमको क्या करना है, ले करके जाना है। ट्रांसमिशन का जैसा मीनिंग निकलता है वही काम है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रांसमिशन क्या है और ये जरूरत क्यों पड़ा। उससे पहले समझते हैं स्विच एंड गियर। तो पावर जनरेशन में पावर को जनरेट करना, और पावर जनरेट कहाँ पे होता है, तो ये पावर प्लांट में जनरेट होता है, जो यूज वाले इलाके से, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यूज करना है, एक शहर में यूज करना है, तो जो पावर का जनरेशन हो रहा होगा वो ये डेफिनेटली है कि उस शहर से बहुत ही दूर वाले इलाके में पावर का जनरेशन हो रहा है। तो दूर वाले इलाके से यूज जहां करना है वहां पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन करना पड़ेगा कि नहीं। तो यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर ट्रांसमिशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी पड़ा, और कितने प्रकार के सिस्टम है जिससे हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या सुविधा अवेलेबल है। और लास्ट बचा स्विच एंड गियर। इन दोनों केसेस में जो फॉल्ट आएंगे, जो फॉल्ट आने वाला है उसको कैसे बचाया जाए, यही है स्विच एंड गियर में। कितने प्रकार से बचाया जाए और कितना जल्दी उस फॉल्ट को क्लियर किया जाए, यही पढ़ना है स्विच एंड गियर में। तो आई होप तीनों आपको समझ में आया होगा। 3 पार्ट, पहला पार्ट पावर जनरेशन, दूसरा पार्ट पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद स्विच एंड गियर। तो पावर जनरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आज बात करेंगे कि आखिर पावर प्लांट से कैसे आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है और कितने पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन। तो हमने अभी बताया कि जो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ से होता है, पावर प्लांट से। तो हमने ये बना दिया पावर प्लांट, जिसको और भी क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन, यानी जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन। और उसके बाद लास्ट जो बचता है, लास्ट पॉइंट जो बचता है वो कौन सा पॉइंट बचता है, जहाँ पे यूज करते हैं, यानी कस्टमर। कस्टमर यानी जहाँ पे यूज किया जाता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कस्टमर यानी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यानी यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है और यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है।
अब बात आता है कि ट्रांसमिशन जरूरी क्यों पड़ता है। तो जरूरी इससे ये मतलब निकल रहा है कि जहाँ पे पावर जनरेट किया जा रहा है और जहाँ पे इसका यूज किया रहा है उसके बीच बहुत ही ज़्यादा फासला होता है। तो इस दूरी को कम करने के लिए हम लोग पावर जहाँ जनरेट होता है वहाँ से इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन क्यों जरूरी है। अब बात आता होगा कि आखिर ये दूर ही क्यों जनरेट किया जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे यूज करना है तो हम लोग यहीं पे क्यों नहीं पावर को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्म आता है फेवरेबल कंडीशन। इसके लिए पावर जनरेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इस वाले इलाके में नहीं मिलता है। अगर मिले भी तो लोगों का ख्याल रखते हुए कि यहाँ पे लोगों को हानि ना हो पावर जनरेट करने से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पावर जनरेट करने के लिए कोल का यूज होता है, कोयला का। तो कोयला को जलाने में ज़्यादा धुआं होता है। धुआं उसके साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि बॉयलर लगा होता है। और मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खतरा वाला जो टर्म है वो बॉयलर है। तो बॉयलर लगा होता है, उससे अगर हानि हो तो ये यूज वाले इलाके में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उसको इंस्टॉल ना कर करके पहाड़ी वाले इलाके में किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों, क्योंकि कोयला का यूज होता है जिससे पॉल्यूशन होता है, वाटर का ज़रूरत होता है जो कि शहर वाले इलाके में पॉसिबल नहीं है लार्ज अमाउंट में, इसलिए इसको फेवरेबल कंडीशन के लिए दूर किया जाता है। अब यहीं पे बात आता है ट्रांसमिशन के लिए। तो ट्रांसमिशन क्यों जरूरी होगा ये बात समझ में आया होगा, ताकि लार्ज अमाउंट में पावर को ट्रांसमिट किया जा सके। अब समझते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले पावर जहां जनरेट होता है यहां से एक बार ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ये कि मान लिया जाए कि यहाँ पे 132 किलो वोल्ट तक पावर जनरेट किया गया है। एक्चुअल में जनरेट 11 वोल्ट होता है इंडिया में, लेकिन इसको स्टेप अप करके 132 किलो वोल्ट पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इस वाले पार्ट को ट्रांसमिशन बोलेंगे। कहाँ पे, रिसीविंग स्टेशन बोला जाता है। रिसीविंग स्टेशन तक, यानी ये जो ट्रांसमिशन होगा, ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन में कहीं पे भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा कि ट्रांसमिशन में इस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट ही होगा। अब यहाँ से इस रिसीविंग स्टेशन से आगे इसको हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो रिसीविंग एंड तक के पार्ट को हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं, और फिर इसके बाद वाले पार्ट को, रिसीविंग एंड से एक टर्म और वाले पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी सिंपली जहाँ से पावर का ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन के अंतर्गत आएगा, और जहाँ से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितना वोल्टेज में निकल करके और कैसे वोल्टेज बढ़ता है, कहाँ पे कौन सा सब स्टेशन है, तो उसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले उसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया है, इससे हम लोग समझेंगे कि आखिर किस पार्ट को ट्रांसमिशन बोला जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, और किस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में, ध्यान रखिएगा लार्ज अमाउंट में। पावर सिस्टम एक छोटा सा नहीं 10 वोल्ट और 15 वोल्ट की बात नहीं करता है। पावर सिस्टम सिंपली कितना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें होता है। यानी एक बैटरी लगाते तो वो पावर सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएगा, जब लार्ज अमाउंट की बात करेंगे तब। यानी ये हुआ जनरेटिंग स्टेशन। अब जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है, तो हमने पहले ही बताया कि जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट किया जाता है, या जनरेशन का पार्ट था। अब जो जनरेशन होता है वो इंडिया में 11 किलो वोल्ट होता है। अब बोलिएगा 11 किलो वोल्ट ही क्यों होता है, तो ये इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए लॉसेस कम हो, इफिशियंट हो, इसलिए जो इंडिया में जनरेट होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है। कुछ लिमिटेशन है इंसुलेशन के वजह से, एफिशिएंसी के वजह से, इकोनॉमिक के वजह से 11 किलो वोल्ट तक। अब 6.6 किलो वोल्ट भी होता है, अगर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट हो 33 किलो वोल्ट भी जनरेट होता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन के लिए जो मोर लार्ज अमाउंट में यूज होता है वो कितना होता है, 11 किलो वोल्ट। अब बोलिएगा यहाँ पे 132, 400, 220 वोल्ट कहाँ से आता है, किलो वोल्ट। तो इसको ऐसे समझिए, जो 11 किलो वोल्ट जनरेट होता है उस 11 किलो वोल्ट को यहीं पे, ध्यान रखिएगा हम इसको बनाते हैं, ये वाला जो पार्ट हुआ
ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जनरेटिंग स्टेशन का है, यानी पावर प्लांट की जगह पे है, यानी ये वाला पार्ट पावर प्लांट है। पावर प्लांट में ही 11 किलो वोल्ट से इसको 132 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। अब बोलिएगा 132 किलो वोल्ट क्यों कर दिया जाता है? तो इसका भी सेम पर्पस है, ताकि लॉसेस कम हो और जो कंडक्टर यूज होता है यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन करने के लिए, ध्यान रखिएगा ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे बताते हैं, जो 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट में चेंज किया जाता है, ताकि ट्रांसमिशन करने में, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन करने में जो लॉसेस हो वो क्या हो, कम हो। दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, दोनों फैक्टर को समझते हैं। पहला फैक्टर जो होता है, पहला फैक्टर कि लॉस कौन सा, तो I² R लॉस रिड्यूस्ड हो जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉपर मटेरियल। कॉपर मटेरियल। अब ये क्या होता है, तो जैसे ट्रांसमिशन के लिए हमको वायर कंडक्टर का जरूरत होगा ना, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला I² और लॉसेस और दूसरा कॉपर मटेरियल, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। देखिए ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इस ट्रांसफार्मर के सिंबल से, ट्रांसफार्मर का यूज करके 11 किलो वोल्ट को कितना तक बदल दिया जाता है, 132 किलो वोल्ट। ये 132 ही नहीं बल्कि 220 किलो वोल्ट भी हो सकता है, 400 किलो वोल्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमको कितना दूर तक इसका ट्रांसमिशन करना है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि आखिर ऐसा वोल्टेज बढ़ाने से क्या, कैसे लॉस कम हो जाता है। तो लॉस ऐसे समझिए, पावर बराबर आप लोग क्या जानते हैं, V/I। मान लिया जाए कि जनरेटिंग स्टेशन में 500 वाट जनरेट किया जा रहा है, तो 500 वाट जनरेट करने का मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जितना वोल्ट जनरेट किया जा रहा है, चलिए इसको 5000 कर देते हैं, 5000 नहीं 50,000 कर देते हैं, 50,000 नहीं 55,000 इसलिए कर देते हैं ताकि ये फेवरेबल हो, 11 से डिवाइड वाला हो। 55,000 वोल्ट, 55,000 कर दिए। तो बताइए कि जो वहाँ पे जनरेट किया जा रहा है उसका वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 11,000। तो बताइए कि 55,000 वाट अगर जनरेट कर रहे हैं और वोल्टेज का वैल्यू है 11,000, तो बताइए कि करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का वैल्यू 5 यानी 5 एम्पियर। तब 11 × 5 = 5,000, 55,000 वाट हो गया। पहला तरीका था कि जितना वोल्टेज हम लोग जनरेट करना है उसको ट्रांसमिट कर दे। तो करंट का वैल्यू कितना था, 5, यानी आई का वैल्यू हमको यहाँ से कितना मिल गया, 5 मिल गया, और वोल्टेज का वैल्यू कितना मिल गया, 11,000 मिल गया। अब मान लिया जाए कि ये टोटल जो लॉसेस होंगे, जहाँ तक 11,000 वोल्टेज से ट्रांसमिशन करते वहाँ तक का जो रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लिया जाए, सिंपली आप कंसिडर कर सकते हैं 10 ओम है। तब बताइए कि जो लॉसेस होंगे I² और लॉसेस वो कितना होगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो करंट का वैल्यू है 5 है, तो देखिए तो I², I का वैल्यू कितना है 5 यानी 5 × 25, I² R का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा, यानी 250 वाट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कब, जब हम लोग जितना वोल्टेज जनरेट कर रहे थे उतना ही ट्रांसमिट कर रहे थे, पावर सेम है, पहला केस। अब बोलते हैं हम लोग कि वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा। चलिए हम सिंपली ये जो 11,000 वोल्टेज है उसको इंक्रीज करके हम लोग दुगना इसका कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये 22,000 हो जाएगा वोल्टेज का वैल्यू। ध्यान रखिएगा, अभी हम वोल्टेज का वैल्यू 2 गुना कर रहे हैं, तो बताइए कि 22,000 जब वोल्टेज का वैल्यू कर दिए, पावर हालांकि सेम है, तब बताइए कि ये जो करंट का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2.5 करंट का वैल्यू हो गया। अब बताइए कि लॉस का वैल्यू यहाँ से रिड्यूस हुआ या नहीं। देखिए I² R लॉसेस में I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 × 10, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी 25 का स्क्वायर 6.25 × 10 यानी कितना हो गया, 62.5 ओम। आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब वोल्टेज का वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ाएं, ध्यान रखिएगा वोल्टेज का वैल्यू कितना बढ़ा दिए, 2 टाइम्स बढ़ा दिए, तो लॉसेस हमको कितना हो जा रहा है, सीधे 4 गुना यानी 1/4 गुना हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 250 वाट था पहले, अब कितना लॉस हो गया, 62.5 ओम। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू को इंक्रीज करने से लॉसेस कैसे कमता है। दोनों केस में, फर्स्ट बार में जब करंट का वैल्यू 5 था और वोल्टेज का वैल्यू 11,000 था, तब भी पावर का वैल्यू कितना था, 55,000 वाट ही था।
उसके बाद हमने वोल्टेज का वैल्यू 2 गुना कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लॉस का वैल्यू कितना कम गया। इसीलिए वोल्टेज को वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अब हमने यहाँ पे 2 गुना किया था, हम इसको और बढ़ा देते तो और कम जाता। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना बढ़ा दें कि इसका वैल्यू 0 कर दें, आ रहा है दिमाग में? तो नहीं, 0 कर दिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 0 एक्चुअल में कर ही नहीं सकते हैं। वोल्टेज का वैल्यू को एक लिमिटेशन तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये 2 कंडक्टर जा रहे हैं, अब इसमें इतना वैल्यू बढ़ा दें, अब कितना दूर तक कंडक्टर को रखिएगा, एक फेज ये है, एक फेज ये है, तो कितना वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देगा, तो बीच वाले एयर को वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंसुलेशन का प्रॉब्लम होता है कि ऐसा नहीं कि वोल्टेज का वैल्यू इतना बढ़ा दें कि इंसुलेशन नहीं मिले। तो इंसुलेशन पर्पस की वजह से वोल्टेज का वैल्यू को हम एक लिमिटेशन तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट केस था। सेकंड केस था कि अगर हम लोग वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा करके ट्रांसमिशन करते हैं तो जो कॉपर मटेरियल होता है, कॉपर मटेरियल एज कंपेयर टू कम जाता है। कंपेयर में कॉपर मटेरियल जितना पावर ट्रांसमिट करने में लगता है, हम लोग वोल्टेज बढ़ा करके करते हैं तो वही कॉपर मटेरियल कम ही मटेरियल में, मान लीजिए इतना करने में 11 में 10 kg लग रहा था, तो अब हम लोग अगर 22,000 से करते हैं तो थोड़ा सा इसका वैल्यू 10 से कम जाएगा। ये फायदा होता है, यानी इसके वजह से हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थे ट्रांसमिशन कहाँ पे बोलेंगे और किसको बोलेंगे, चलिए देख रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वोल्टेज का वैल्यू क्यों बढ़ाया जाता है। अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को 2-2 पार्ट में बांटा गया है। पहला ट्रांसमिशन के 2 पार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को भी 2 पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 पार्ट। पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन का भी 2 टाइप्स, पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसको फिगर से हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। जनरेटिंग स्टेशन का पूरा मामला हम लोग समझें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, जनरेट करने के बाद इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। वोल्टेज का वैल्यू कैसे बढ़ाया जाता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके, और यहाँ पे एक ही जनरेटर नहीं लगे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जनरेटर लगे होते हैं, वो सारे के सारे आपस में पैरेलल में काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जनरेटिंग स्टेशन पे ही वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो जनरेटर लगे होते हैं आपस में पैरेलल लगे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ढेर सारे जनरेटर कनेक्टेड होते हैं। और ये हुआ। अब आते हैं कि ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट था जनरेटिंग स्टेशन का पार्ट। अब ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन, जहां पे ट्रांसमिशन को रिसीव किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन को रिसीव किया जा रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। देखिए ध्यान से, कहां तक, प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही वोल्टेज का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही वोल्टेज का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे जो वोल्टेज का वैल्यू होगा, हर एक स्टेशन पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। फर्स्ट केस में देखे थे कि जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा दिया गया, और फिर उसके बाद जहां पे भी आप देखिएगा वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। इसीलिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज करता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन टर्मिनेट कहां पे होता है, खत्म कहां पे होता है, तो इस रिसीविंग स्टेशन पे। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे, तो जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन के बीच वाले पार्ट को प्राइमरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। इसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहां से कहां होगा, तो आप देख सकते हैं इस वाले को बोला जाता है सब स्टेशन। सब स्टेशन सिंपली एस, इसको RS यानी रिसीविंग स्टेशन, इसको SS सब स्टेशन, और इसके बाद वाले को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी ये हुआ, उसके बाद सेकेंडरी। तो ये वाला जो पार्ट हुआ कहां से कहां तक, ध्यान दीजिएगा, रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला जाता है किस वाले पार्ट को, तो रिसीविंग एंड से, रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन के बीच वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी
ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन टर्मिनेट कहाँ पे होता है? तो ये सब स्टेशन पे, यानी यहाँ पे ये क्या होता है? खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 50 किलोवाट से ज़्यादा कंज्यूम करने वाले कस्टमर हैं तो आप यहाँ से अलग ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। जैसे एक गांव में आता है, ध्यान रखिएगा, एक गांव के लिए एक स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है। अगर आप कस्टमर हैं तो 50 किलोवाट से आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या यहाँ से सब स्टेशन से आप एक अपना 11 किलो वोल्ट का, देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो ट्रांसमिशन हुआ है 11 किलो वोल्ट, तो 11 किलो वोल्ट तक का सप्लाई मंगवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप कितना कंज्यूम करें? 50 किलोवाट, ये था। अब एक और बात याद रखिएगा, जो ये जनरेटिंग स्टेशन था, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है। रिसीविंग स्टेशन में क्या होता है? ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है। रिसीविंग स्टेशन में क्या होता है? तो रिसीविंग स्टेशन में वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन में ही वोल्टेज का वैल्यू स्टेप अप होगा और उसके बाद हर एक जगह पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा। तो जनरेटिंग स्टेशन के बाद रिसीविंग स्टेशन में वोल्टेज का वैल्यू अगर 132 है तो कितना तक डिक्रीज कर दिया जाता है? 33 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है। इसके बाद मान लिया जाए कि लार्ज इंडस्ट्री वाला एरिया है तो यहाँ पे 33 किलो वोल्ट ना करके 66 किलो वोल्ट करके स्पेशल उस इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे थे सब स्टेशन पे। सब स्टेशन पे क्या बताएं कि आप अगर कंज्यूमर है 50 किलोवाट से ज़्यादा का कंज्यूम कर सकते हैं तो आपको स्पेशल यहाँ से 11 किलो वोल्ट का आप वायर या कनेक्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है इसके बाद, यानी इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे। ये हुआ सब स्टेशन और इस वाले पार्ट को बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सॉरी, सेकेंडरी ट्रांसमिशन यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ से कहाँ तक? तो सब स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक। ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, इसी को बोलते हैं पोल माउंटेड स्टेशन भी बोला जाता है, जो कि आप लोग के घर के आसपास या किसी गांव में लगा हुआ रहता है। अगर एक गांव है तो इसमें 1 या 2 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसी को बोला जाता है पोल माउंटेड सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। यानी सब स्टेशन से पोल माउंटेड तक स्टेशन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग देखे होंगे कि शहर में जैसे एक इलाका है, मतलब एरिया है, तो ढेर सारे गांव पड़ते हैं, तो एक ढेर सारे गांव को मिलाकर के एक सब स्टेशन बना जाता है। तो वो सब स्टेशन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अलग अलग गांव के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आया यहाँ से इधर वाले पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वोल्टेज का वैल्यू कैसे कमता है? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 11 किलो वोल्ट होता है। आप लोग सुने होंगे कि 11,000 वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर तक, वहाँ से 440 वोल्ट या 400 वोल्ट, ये जैसा सुने होंगे 230 वोल्ट तक हमारे घरों तक आता है। 2 फेज रहता है तो 400 वोल्ट, और अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच लेते हैं तो 230 वोल्ट तक भी हम लोग यूज करते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब फिर से, अब यहाँ से टोटल में कितने कंडक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ से जो ट्रांसमिशन किया जाता है इधर वाले पार्ट को, तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन के बीच 3 वायर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। ध्यान रखिएगा, कितने वायर के द्वारा? 3 वायर के द्वारा। 3 वायर 3 फेज के द्वारा। ऐसे एक्चुअल में होता है 3 वायर 4 वायर 3 फेज भी कभी कभी होता है। कैसे? तो आप लोग स्टार कनेक्शन पढ़े होंगे, स्टार डेल्टा पढ़े होंगे, तो उसमें एक तीनों पॉइंट मिलाने के बाद कॉमन जो बचता है वो होता है। लेकिन एक्चुअल में 3 वायर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। यहाँ से, यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन में भी 3 वायर होंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी 3 वायर होंगे,
से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3 वायर होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है कहां से कहां तक, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 वायर 3 फेज 4 वायर का यूज होता है। आप लोग देखे होंगे अपने घरों के पास 4 वायर और कभी कभी 5 वायर भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं उसमें 5 वायर कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 वायर कहने का मतलब कौन सा, 3 फेज वाला आर वाई बी और एक न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल कहाँ से होता है, तो 3 पॉइंट आ रहे हैं आर वाई बी, तो एक कॉमन यहाँ से निकलता है, पता होगा आप लोग को। यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वायर, तो 4 वायर, एक अर्थ वायर होता है तब उसको मिला करके 5 वो कंसिडर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 वायर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये था ट्रांसमिशन करने का तरीका। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर वाले पार्ट को ये ट्रांसमिशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। तब जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ तक लेकर के कस्टमर जहाँ पे यूज करता है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं, अब हम लोग को इसमें पढ़ना होगा कि आखिर ये ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, किन किन सोर्सेस के द्वारा किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए कि इसमें एसी ट्रांसमिशन होता है, डीसी ट्रांसमिशन होता है, अपर होता है मतलब हेड के ऊपर से जिसको बोलते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। यही आगे पढ़ना है कि कितने सिस्टम है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसको कंपेयर कीजिए। एक्चुअली में जो इंडिया में ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन होता है एसी के द्वारा ओवरहेड ट्रांसमिशन। अब क्यों होता है एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, और उसको कंपेयर करेंगे कि आखिर एसी का एडवांटेज क्या है, एसी का डिसएडवांटेज क्या है, डीसी अगर ट्रांसमिशन करते तब उसका एडवांटेज क्या होता, डीसी अगर ट्रांसमिशन करते तो डिसएडवांटेज क्या होता, उसके बाद ओवरहेड ट्रांसमिशन करेंगे तब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, और अंडरग्राउंड वायर करेंगे तब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ना है और पावर सिस्टम के कौन सा ये पार्ट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग को इनका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो आप टेलीग्राम पे जाइए, आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा दी शानदार, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल का आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं ट्रांसमिशन करने के, कौन कौन से सिस्टम हैं, वो सारे के बारे में और कंपेयर करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार। धन्यवाद।